नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दिनों दिन प्रतियोगिता बढ़ती सी जा रही है। भाई ठीक भी है, किसान भाई अपनी आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत होती ही है, लेकिन इस प्रतियोगिता के चलते किसान भाई कृषि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से भी वंचित नहीं है। इसका दुष्परिणाम भूमि में जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम को हम आज तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भूमि बंजर होती हमें जरूर दिखेगी। इन सब से बचा जा सकता है जैविक खेती को अगर हम अपनाएं। जैविक खेती को अपनाकर जहां एक और हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखते हुए फसल की उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब समय हो चला है कृषि के समाचार सुनने का। तो चलिए अंक की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। किसान हितैषी नीतियों से होगा रिकॉर्ड उत्पादन, 32 सिंचाई योजनाएं समय पर पूरी होंगी। 2.5 करोड़ में बनेगी फल सब्जी मंडी। नींबू को रोग से बचाएं, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के आंकड़ों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन से किसानों ने यह प्रमाणित किया है कि वे सरकार की किसान हितैषी नीतियों में विश्वास रखते हैं। श्री पासवान ने कहा कि देश के किसानों ने गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक गेहूं, 11% से अधिक दलहन और 6% से अधिक तिलहनों की बुआई की है। केंद्र सरकार ने ऐसी नीति बनाई है कि किसानों को उनकी फसल लागत का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाए। दालों में एमएसपी को बढ़ाने के साथ साथ गेहूं, धान और तिलहन में भी किसानों की लागत को देखते हुए एमएसपी में अच्छी बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे में वृद्धि करने के लिए गत मार्च 2012 में अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक धनराशि की 32 सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके वर्ष 2017, 18, 19 एवं 20 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह जानकारी मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में दी। एक प्रश्न के जवाब में डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि 100 करोड़ से अधिक 32 सिंचाई योजनाओं में से रायसेन जिले की सेमरी, देवास जिले की दतुनी एवं सिवनी जिले की अपर तिलवारा सिंचाई योजनाएं इसी वर्ष 2017 में पूरी हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया शहर को वृहद दतिया बनाने का संकल्प लिए हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने फल एवं सब्जी विक्रेताओं को भीड़ भाड़ वाले स्थान से मुक्ति दिलाने एवं सुविधाजनक तरीके से व्यापार करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने नेशनल हाईवे नवीन कलेक्ट्रेट भवन के बगल में फल एवं सब्जी मंडी का शिलान्यास किया। मंडी के निर्माण पर 2 करोड़ 58 लाख की लागत आएगी। आमतौर पर हर जगह नींबू लगाया जाता है। फलों, पत्तियों तथा टहनियों पर कैंकर रोग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कटाई छटाई के बाद बोर्डो मिश्रण घोल का 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करें। इसके अलावा पत्तियों पर पीलापन सूक्ष्म तत्वों की कमी से आता है, जिनमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज प्रमुख है। पीलेपन की रोकथाम के लिए जिंक 200 ग्राम, बोरिक एसिड 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम सभी को अलग अलग पानी में भिगोकर छानकर 100 लीटर पानी में मिलाकर एक छिड़काव जरूर करें। गेहूं में फूल एवं बालियां आने की इस अवस्था में सिंचाई करें। सरसों में मोयला कीट एवं झुलसा रोग की रोकथाम करें। खड़ी फसल में दीमक एवं चूहों का नियंत्रण करें। सब्जी फसलों में किसान कीटों की रोकथाम करें। गन्ने की फसल में निंदाई गुड़ाई करें। नदी किनारे तरबूज, खरबूज तथा कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। मक्का के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम 1200 रुपए,
अधिकतम 1,300 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 1,121 रुपए, अधिकतम 1,330 रुपए। सिंधवा में न्यूनतम 1,180 रुपए, अधिकतम 1,215 रुपए। नीमच में न्यूनतम 1,375 रुपए, अधिकतम 1,399 रुपए रहा। धान के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बिछिया में न्यूनतम 1,470 रुपए, अधिकतम 1,475 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 1,291 रुपए, अधिकतम 2,750 रुपए। मंडला में न्यूनतम 1,355 रुपए, अधिकतम भाव भी 1,355 रुपए रहा। इटारसी में न्यूनतम 2,250 रुपए, अधिकतम 2,980 रुपए। गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम 1,500 रुपए, अधिकतम 1,825 रुपए। धार में न्यूनतम 1,500 रुपए, अधिकतम 1,962 रुपए। खुरई में न्यूनतम 1,560 रुपए, अधिकतम 1,750 रुपए। सागर में न्यूनतम 1,580 रुपए, अधिकतम 2,000 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, ये तो थे हमारे आज के कृषि समाचार। आप जानते ही हैं कि कृषि समाचारों को सुनकर हम कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाते हैं। किसान भाइयों, खेती में अगर हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग लगातार करते जाएंगे तो हमारे मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी अनेकों रासायनिक दुष्परिणामों का भोगना पड़ेगा। इन सब से बचना चाहते हैं तो जैविक खेती को अपनाना जरूरी है। जैविक खेती अपनाएं और कृषि आय बढ़ाएं, यही है आज हमारे विशेषज्ञ से जानने का एक विषय। तो चलिए अपने विशेषज्ञ से मुलाकात करते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AB सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र CIAE नबीबाग भोपाल से।
ज़्यादातर अगर आप ध्यान रखें पोषण प्रबंधन के लिए जैविक खेती में, तो केचुआ खाद को हम उपयुक्त माने, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारा मुर्गी खाद होती है जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। हरी खाद है। आप लोग किसान भाई अगर कंपोस्ट या मुर्गी खाद, केचुआ खाद या देसी खाद जिसको कहते हैं, कई किसान अपने घरों पे बनाते हैं, अगर इन खादों का प्रयोग करके आप फसलों को उगाएं और उनमें पोषण प्रबंधन को विशेष में ध्यान रख के करें। अगर हम आपको दिखाते हैं कि जैविक खेती में हम जो पोषण प्रबंधन किए हैं, रासायनिक में जो किए हैं, आप फसलों की पैदावार या फसल की ग्रोथ और वृद्धि में अगर आप देखेंगे एक समानता पाई गई है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि हमारा अगर प्रॉपर पोषण प्रबंधन जैविक खेती में करते हैं तो आप रासायनिक खेती से कम पैदावार मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप सब देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैविक खेती और रासायनिक खेती की पैदावार में कोई अंतर नहीं आता। ये कह सकते हैं अगर आप जैविक खेती के प्रॉपर संसाधन और इन चीज़ों को व्यवस्था में ध्यान में रखकर करें तो जैविक खेती 2-3 सालों में रासायनिक खेती से ज़्यादा पैदावार देती है। किसान भाइयों, आप लोग जैसा कि जानते हैं जैविक खेती में रासायनिक ऐसी दवाएं खासकर नहीं बनी हैं जिसमें हम तुरंत उसका छिड़काव करें और कीड़े बीमारियां मर जाएं। लेकिन हम लोग शोध के द्वारा ऐसा कई चीज़ों का यहाँ पे देखे हैं। अगर आपके खेत में चाहे सोयाबीन हो चाहे चना हो, इन फसलों में कोई ऐसा जैसे लगता है कोई कीड़े बीमारी, तो नीम का आयल जो हम लोग कहते हैं कि उसका छिड़काव 4-5 बार करें फसल पीरियड में, तो आपके कीड़े बीमारियों से काफ़ी हद तक छुटकारा। दूसरा, आपने देखा कि आपके चने में, मसूर में ये आपने देखा होगा उकठा रोग लगता है। अब उकठा रोग के लिए कोई ऐसी रासायनिक दवा नहीं, लेकिन जैविक खेती में हम लोगों ने एक शोध के द्वारा ऐसा देखा है, अगर इसको ट्राइकोडर्मा 10 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज बुआई के समय अगर हम डाल देते हैं तो उसमें कोई ऐसा जो है ये आपको जो उकठा रोग से काफ़ी हद तक हम लोग निराकरण कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि आप पहले खेतों में अपने जैसे देखते थे केचुआ मिलता था, आज कोई भी खेत में जहाँ रासायनिक डाल रहे हैं कोई भी केचुआ नहीं मिल रहा। उसका एक ही कारण है कि आपकी मिट्टी में जो हमारे लाभदायक कीड़े मतलब कीट होते थे वो जो है आज हमारे मिट्टी से गायब हो चुके हैं, जो इसमें केचुआ एक किसानों का मित्र कहा जाता है। लेकिन अगर जैविक खेती में जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो आप मान के चलें आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी, और मिट्टी अगर स्वस्थ होगी तो उस पर उगने वाला पौधा स्वस्थ होगा, और उगने वाला पौधा स्वस्थ होगा तो उसके खाने वाले भी स्वस्थ होंगे। तो आप हर तरह से मान के चलें कि जैविक खेती में हमारी मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जो जैविक क्रियाएं जो है अच्छी होती हैं और मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। किसान भाइयों, जो अभी हमने जैविक खेती में किसानों के लिए जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, एक तो हमने देखा है कि किसानों के मन में आता है कि साहब इतना जैविक खाद कहाँ से बनाएं, कहाँ से डालें। दूसरा, किसानों के बीच में अभी प्रशिक्षण उतना ना होने की वजह से किसानों में ये नहीं हो पाता कि हमको कितनी खाद डालनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि किसानों को इन खादों को डालने के लिए कब डालना चाहिए या कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इसका भी ज्ञान लेना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तीसरा, अभी जो किसान हमारे जैविक खेती पद्धति को अपना चुके हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हम प्रोड्यूस निकालते हैं, जो हम अपना फसल उत्पादन करते हैं, उनके बेचने के लिए कोई ऐसी मार्केट अभी नहीं बनी है कि जहाँ पे किसान अपने प्रोड्यूस को ले जा कर के वहाँ पे बेचे और उसको उचित दाम मिल सके। दूसरी बात, अभी मार्केट में किसानों को कई चीज़ों को अगर इसमें किसानों की अनुभव है कि साहब इसको काम करने में हमको जो है लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती, तो मैं किसान भाइयों को लेबर की तो नहीं, क्योंकि उनको जैविक खेती, मैं किसानों को उन्हीं को कहूँगा कि जैविक खेती वही किसान अपनाए जिनके पास गाय भैंस या इस तरह से अपने फार्म पे हो और जैविक खेती के बारे में सोचें। तो कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन अगर किसान चाहे उन चीज़ों का समाधान अच्छी तरह से करके कर सकता है। तो किसान भाइयों, आपको मैं यही कहूँगा कि आज जो जैविक खेती प्राकृतिक खेती के रूप में हम कह रहे हैं, आप लोग उसको जो है इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग जैविक खेती के प्रति अग्रसर होते हैं तो आने वाले भविष्य में जैविक खेती आप लोगों के लिए एक लाभदायक खेती, और जो हमारे अभी देश में चल रहा है, आपके प्रदेश में मुख्यमंत्री का और देश के जो है प्राइम मिनिस्टर का ये संकल्प है कि हमारे किसानों की आय का दोगुना करना है, उसका एक ही तरीका है, आप लोग ये जैविक खेती या खेती की तकनीक को अपनाएं और आप अपने आय को दुगना करें। किसानों से होंगे सवाल,
देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अब समय आ चुका है जब हमारे खेतों में खड़ी रबी की फसलों की कटाई या तो आपने शुरू कर दी है या फिर करने जा रहे हैं। लेकिन आने वाला समय अवकाश का नहीं है। उस समय में भी हमें बहुत से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाना है, जैसे कि खेत की तैयारी, जैविक खाद की तैयारी जो बनाना हम चाहते हैं उन सब की तैयारी करना। साथ ही साथ हम ग्रीष्मकालीन फसल भी ले सकते हैं। और अगर भाई कुछ भी नहीं करना चाहते तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने के क्या लाभ हैं? उसे करने से जहां एक और हमारे आने वाली फसल खरपतवारों से बच सकती है, वहीं दूसरी ओर हमारी आने वाली फसल में कीट, इल्लियां और बीमारियां लगने की संभावनाएं भी काफ़ी कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं मैं। जी हाँ, मैं चलिए बता देती हूँ आपको। क्या हमारे खेतों की भूमि वर्षा जल को अधिक से अधिक ग्रहण करने की क्षमता भी रख लेती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की तकनीक को आज जरूर समझेंगे अपने विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रतिनदीप सोनी, वरिष्ठ तकनीकी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र नवेबाग, भोपाल से। किसान भाइयों, रबी की फसलों की कटाई के बाद एक महत्वपूर्ण बात होती है जिसके कारण हम अपने आगामी खरीफ की फसलों में अच्छी स्थिति निर्मित कर सकते हैं और खरीफ की फसलें अच्छी तरह से ले सकते हैं। उसके लिए बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। जो किसान भाई अपने खेतों में विगत 3 वर्षों से गहरी जुताई नहीं करा पाए हैं, वह गहरी जुताई अवश्य कराएं। उसके बहुत सारे लाभ हैं। गहरी जुताई का मतलब होता है कि आपके खेतों में रबी की फसल कटाई के उपरांत जैसे ही फसल खेत से जितना जल्दी उठा सके उठा लें और फसल उठाने के बाद खेत में बोल्ड प्लाऊ से गहरी जुताई कराएं। और यह गहरी जुताई करने से मिट्टी पलटती है और मिट्टी पलटने से नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है। और यदि ऐसा हम करते हैं तो सर्वप्रथम यह बात होती है कि मिट्टी लूज होती है, भुरभुरी होती है, मुलायम होती है, फसल अवशेषों की ऊपर आते हैं। जो खरपतवार खेत में उगे होते हैं उनके जड़ें ऊपर आ जाती है। जो भूमिगत कीड़े होते हैं जो फसलों को, आगामी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनकी डिंभक अवस्थाएं ऊपर आ जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह जो भूमि जनित रोग होते हैं किसान भाइयों, भूमि जनित रोग जैसे चने की फसल में उगरा रोग लग जाता है, मसूर में लग जाता है, अरहर में लग जाता है, तो ये जो भूमि जनित रोगाणु हैं वह भी ऊपर आ जाते हैं। ऐसा होने से जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं और नमी जो ज़मीन के अंदर रहती है वो तेज़ी से उड़ती है, और नमी उड़ने के बाद जब ज़मीन गर्म होती है उस स्थिति में अपने खेत की
स्थिति गर्म होने के कारण ये फफूंद नष्ट होते हैं। डिंभक की अवस्थाएं, जो कीड़ों की भी डिंभक अवस्था होती है, जो सुसुप्त अवस्था में रहती है, वो भी नष्ट होती है। और इस तरह से कीड़ों का नियंत्रण और रोगों का नियंत्रण होता है। साथ ही साथ जो खरपतवार के बीज सतह पे पड़े होते हैं, जो फसल काटने के बाद खिर जाते हैं दाने खरपतवारों के, वह दाने भी ज़मीन की निचली सतह पे आ जाते हैं और नीचे की मिट्टी ऊपर आने की वजह से वह खरपतवार के दाने जब नीचे पहुंच जाते हैं तो बरसात में जब पानी नमी मिलती है उनको, तो वह उग नहीं पाते, और जो उग जाते हैं तो वह ऊपर नहीं आ पाते। इस तरह से हमारी खरीफ की बोई गई फसलों में जो खरपतवारों के साथ जो प्रतिस्पर्धा होती है, वह प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं होने पाता है और हमारी फसल खरपतवार मुक्त ज़्यादातर रहती है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ। दूसरी बात ये होती है कि गहरी जुताई करने से मिट्टी लूज होती है, भुरभुरी होती है, गहराई तक पानी उसमें समा जाता है और वर्षा जल रुकता है। वर्षा जल रुकता है तो जल धारण क्षमता ज़मीन की बढ़ती है। तो यह एक विशेष स्थिति निर्मित होती है जिसके कारण कि हमारी फसल आगामी कहना चाहिए कि खरपतवारों के से मुक्त रहती है, खरपतवारों की कमी होती है, रोगाणुओं का प्रभाव कम हो जाता है, कीटाणुओं की डिंभक अवस्था के कारण वयस्क अवस्था निर्मित नहीं होती, जिससे कीटाणुओं का भी जो शत्रु कीट है उनका हरण होता है और जल धारण क्षमता भी ज़मीन की बढ़ती है। तो ये 4 फायदे मुख्य रूप से गहरी जुताई के कारण होते हैं और ये हमें कराना चाहिए। हर साल नहीं कराना है, इसको 3 साल में एक बार कराना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी खरीफ की फसल, रबी की फसलों का जड़ों का विकास मिट्टी के लूज होने की वजह से, भुरभुरी होने की वजह से, मुलायम होने की वजह से ज़्यादा होता है। और जो पोषक तत्व हम अपनी फसलों को देते हैं, चाहे देसी खाद के माध्यम से दें, चाहे रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से दें, जो भी हम फर्टिलाइजर उनको देते हैं, उनका अवशोषण ज़मीन के अंदर ज़्यादा होता है, रुकता है और वो आसानी से फसलों की जो जड़ें होती हैं, जो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, उसके कारण उसका लाभ हमारी फसलों को होता है। अंततोगत्वा हमारी फसल की बढ़वार और उसकी उपज बढ़ती है। तो किसान भाइयों, गहरी जुताई कराने में कोताही न करें, लेकिन 3 साल में एक बार करें। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास हो सकता है गहरी जुताई के लिए आपके पास ज़्यादा हार्स पावर वाला ट्रैक्टर ना हो, गहरी जुताई के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि 45 हार्स पावर या इससे बड़े ट्रैक्टर से जुताई की जाए। यदि बड़ा ट्रैक्टर नहीं है और यदि आप चाहते हैं कि हम अपने खेत में गहरी जुताई करें, तो मध्य प्रदेश शासन कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा यह कार्य किया जाता है, जिसमें उनका ट्रैक्टर रहता है और ट्रैक्टर के साथ उनका चालक और उनका प्लाऊ रहता है। उनको अग्रिम में आपसे पैसा एडवांस में जमा कराते हैं और उसका भुगतान कृषि दर जो निर्धारित है उसके अनुसार लिया जाता है और ऐसा करके भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अग्रिम भुगतान और बुकिंग करा के यह काम कृषि विभाग के कृषि अभियांत्रिकी विभाग के संभागीय कार्यालय या जिला कार्यालय जो भी हैं आपके क्षेत्र में नज़दीक में, उनसे आप काम कर सकते हैं, करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आपके किसान परिवारों के सदस्य या कृषि कार्यों में इच्छुक युवाओं के लिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है और हर ज़िले में लगभग हर साल कुछ न कुछ 2 से 5 तक 10 तक जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से कस्टम हायरिंग के प्रतिनिधि तैयार किए जाते हैं और वो जो आपके क्षेत्र के हैं उनसे भी आप इस अपने खेतों में गहरी जुताई और उसके अलावा अन्य उधरे हुए यंत्र जो रहते हैं उनके माध्यम से अन्य कृषि कार्य करा सकते हैं। तो किसान भाइयों, गहरी जुताई के अपने फ़ायदे हैं और उनका लाभ हमको लेना है और काम करना है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ,
या दिखाएगा बेरुखी? बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी? ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का अंक। आज के अंक के माध्यम से हमने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डाला, जैसे कि जैविक खाद अपनाएं, कृषि आय बढ़ाएं। जी हाँ, इसके साथ साथ हम अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता भी बनाए रख सकते हैं, कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ एक बहुत अच्छी जानकारी भी हमने आपको दी कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के क्या क्या लाभ हैं। आप समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये काम। अगले अंक में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कृषि संबंधित जानकारियों के साथ एक बार हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।